Hello student, welcome to Edumatrix. Today we are discuss about the lathe machine in production technology first. BTUP के एक्सटर्नल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाना यह 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन का ये पैटर्न होता है कि वो आपसे पूछेगा कि लेथ मशीन का सचित्र वर्णन कीजिए एवं इसके साथ उनके किन्हीं भी 10 महत्वपूर्ण या मुख्य पार्टों को आप प्रदर्शित करिए। ठीक है, तो इनमें जो है ये बेसिकली लेथ मशीन का फिगर है। ये लेथ मशीन देखने में कुछ इस तरीके होगी। इनमें जो मुख्य पार्ट है वो सामने आपके दिए हुए हैं। तो पहला इसमें है लेग या फिर इसको हिंदी में पैर या भुजा भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? लेग का काम ये होता है कि पूरी लेथ मशीन को, जो भी ये लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन को सहारा देने का काम किसका होता है? लेग का काम होता है। एवं यह जो लेग या भुजा है, वो पैर है, वो बेसिकली बना हुआ होता है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है? कास्ट आयरन का बनाने का कारण होता है पहला ये कि ये भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, एवं इसके साथ साथ कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हाई होती है, जिसके फलस्वरूप सक्रिया में उत्पन्न होने वाले कंपनों को ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। एवं कंपन की मात्रा अगर बहुत ज्यादा होती है तो ये लेग क्या हो जाता है? टूट जाता है, जिसकी वजह से आप इसको जो है आसानी से देख सकते हैं, विजुअलाइज से आप देख सकते हैं। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पार्ट है वो है ट्रे। ट्रे बेसिकली क्या होता है? ये सामान्यतः माइल्ड स्टील से ये बनाई जाती है, जिसका काम ये होता है कि सक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले चिप्स एवं उत्पन्न होने वाले गंदगियों को, इसके साथ साथ जो भी आपका शीतलक प्रयोग होता है उसको ये क्या करता है? स्थिर रखता है, या फिर अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब किए रहता है, या फिर अपने अंदर आप कह सकते हैं कि भरा रहता है। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आप सक्रिया कर रहे हैं, अगर ये गिरेगा तो इधर उधर चारों तरफ फैलेगा, तो ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बेड। बेड का काम क्या होता है? बेड जो है बेसिकली ये भी कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, जो कि अलग शेप, जो कि अलग अलग साइज के आपको मिलते हैं। जैसे जैसे आप साइज बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे बेड का साइज बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे मशीन का साइज छोटा करते जाएंगे बेड का साइज छोटा होता जाता है। कास्ट आयरन का ये भी बना होता है। क्यों कास्ट आयरन का बना हुआ होता है मैंने अभी आपको बताया। एवं इसका मुख्य कार्य ये होता है कि ये हेड स्टॉक, टेल स्टॉक एवं कैरिएज और इसके साथ साथ अन्य यंत्रावलियों को यह अपने जो सरफेस है उस पे सुनियोजित ढंग से स्थित रखता है। वरना अगर बेड नहीं होगा तो हेड स्टॉक इधर भागेगा, टेल स्टॉक इधर भागेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हेड स्टॉक। ये मुख्य भाग होता है आपका लेथ मशीन का, जो कि लेथ मशीन के बाएं सिरे पर स्थिर होता है एवं यह जो है फिक्स रहता है, ये मूवेबल नहीं रहता है, फिक्स रहता है। एवं लेथ मशीन में उपयोग की जाने वाली गियर यंत्रावलियां एवं इसके साथ साथ मेन पुली और शक्ति स्रोत को यह स्थिर रखता है। शक्ति स्रोत से उत्पन्न होने वाली शक्ति को सबसे पहले मेन पुली में स्थानांतरित किया जाता है, जिसके बाद हेड स्टॉक से गियरों की सहायता से स्पिंडल में हम क्या करते हैं? आगे स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला मेन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द टेल स्टॉक। टेल स्टॉक का काम क्या होता है? टेल स्टॉक लेथ मशीन के दाहिने सिरे पर स्थिर रहता है, परंतु यह अक्ष के समानांतर गति कर सकता है। यह हमारी अक्ष है,
इस अक्ष के समानांतर गति करता है। क्या चीज? टेल स्टॉक। हेड स्टॉक आपका फिक्स रहता है, लेकिन टेल स्टॉक आपका मूवेबल होता है, एवं यह इस जो अक्ष है इस अक्ष के समानांतर गति करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बेड है इस बेड के समानांतर गति करता है, एवं इसका मुख्य कार्य लंबे एवं बड़े कार्यखंडों को सहारा देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये बेसिकली मेन जो है आपका क्या है? टेल स्टॉक है। अब हम बात करते हैं कैरिएज की। कैरिएज की हम बात करते हैं। कैरिएज का काम क्या है? कैरिएज जो है बेटा बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, ये इसकी सबसे पहले हम स्थिति समझते हैं। ये हेड स्टॉक एवं टेल स्टॉक के मध्य स्थित होता है, एवं यह कार्यखंड की अक्ष के, यहां मान लीजिए कहीं आपका कोई कार्यखंड होगा, यहां पे ऐसे, ठीक है ना, यहां पे ऐसे कार्यखंड होगा, अभी इसको बताते समझा दूंगा मैं, ठीक है। यहां कार्यखंड होगा, तो कार्यखंड की अक्ष क्या होगी? ये जो रेड डॉट से मैंने बनाया हुआ ना सेंटर लाइन से, ये क्या हो जाएगी? कार्यखंड की अक्ष हो जाएगी, एवं कैरिएज क्या होगा? इसके समानांतर गति करेगा। किसके? इस अक्ष के समानांतर गति करेगा। देखिए यहां तभी मैंने एरो बनाया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ये वर्कपीस है, ठीक है ना, और यहां कहीं ऐसे फिक्स कर दिया गया, उसकी सेंटर लाइन ये बनी हुई है, ये अपनी अक्ष पे 360 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। तो कैरिएज का काम क्या होगा? इसके समानांतर गति करना, ठीक है। ये मान लीजिए ये कैरिएज है, ये जो मार्कर है ये कैरिएज है, और ये क्या होगा? ये ऐसे ऐसे गति करेगा, तो इसकी जो अक्ष होगी वो क्या हो जाएगी? ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये वाली जो अक्ष है ये किसके? इसके समानांतर गति करेगी, तो इसका काम होता है, ये कैरिएज का काम होता है। एवं यह आप क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड एवं टूल पोस्ट को अपने पे स्थित रखता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला पॉइंट है जो है वो है क्रॉस स्लाइड। अच्छा, क्रॉस स्लाइड जो है उसका काम क्या होता है? क्रॉस स्लाइड जो है बेटा बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने अभी यहां पे आपको बताया कार्यखंड ऐसे रोटेट कर रहा है अपनी अक्ष पे, ठीक है। कैरिएज जो है वो अक्ष के समानांतर गति कर रहा है। क्रॉस स्लाइड क्या होता है? क्रॉस स्लाइड बेसिकली उस अक्ष के लंबवत गति करता, उस अक्ष के लंबवत गति करता। क्रॉस स्लाइड ऐसे और जो वो कैरिएज ऐसे, और क्रॉस स्लाइड लंबवत गति करता है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी लंबवत हो सकता है। तो अक्ष तो इसकी यही है ना, तो लंबवत ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी लंबवत हो सकता है। तो ये बेसिकली क्रॉस स्लाइड का काम है। एवं यह गति किस पे करता है? ये गति करता है उसको हम कहते हैं शैडल। जिस पे ये गति करता है उसको हम क्या कहते हैं? शैडल कहते हैं। इसके बाद है कंपाउंड स्लाइड या फिर कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट क्या चीज है? देखिए मैंने आपको अभी दो गतियां पढ़ा दी। अगर आपको समानांतर गति करानी है तो किससे कराओगे? कैरिएज से कराओगे। लंबवत गति करानी है तो किस पे कराओगे? क्रॉस स्लाइड से कराओगे। लेकिन अगर किसी कोण पे गति करानी है या किसी कोण पे इस तरीके, ठीक है ना, तो किसी कोण पे गति कराने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कंपाउंड स्लाइड यूज करना पड़ेगा। जब हम आगे सक्रिया पढ़ाएंगे तो ये तीनों चीजें समझ में आएंगी। मैं एक छोटा सा फिगर बना करके आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका वर्कपीस है, ठीक है, सॉरी, जैसे ये आपका कोई वर्कपीस है, ठीक है। अब उसकी जो सेंटर लाइन है वो ऐसे है, ये अपनी अक्ष पे क्या हो रही है? घूम रही है, ठीक है ना। ये वर्कपीस है, ठीक है, ये क्या है? वर्क पीस है।
तो क्रॉस स्लाइड का काम क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर क्रॉस स्लाइड है, ठीक है ना, तो वो कैसे गति करेगा, वो समानांतर गति करेगा। ये काम किसका हो जाएगा, क्रॉस स्लाइड का काम हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड स्लाइड है तो वो कैसे गति करेगा, वो कुछ इस तरीके गति करेगा, लंबवत गति करेगा। ठीक है ना, ये क्या थी, समानांतर थी, ये क्या थी, लंबवत थी। एवं किसी कोण पे गति करानी है। अच्छा, गति भी किसकी कराई जा रही, गति हमेशा टूल की कराई जा रही है, इसीलिए मैंने एरो बना करके दिखाया हुआ है। अगर किसी कोण पे गति करानी है तो हम किसका यूज करेंगे बेटा, हम यूज करेंगे कंपाउंड स्लाइड का या फिर कंपाउंड रेस्ट का यूज करेंगे, किसी थीटा डिग्री एंगल पे अगर करना है तो ये बेसिकली है। ठीक है, देख लीजिए, और मैं भी मिटा दूंगा क्योंकि अगर नहीं मिटाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा फिगर में। ठीक है, ये सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ठीक है, ये था बेसिकली। अब हम आगे बात करते हैं, ये हो गया हमारा टूल पोस्ट। टूल पोस्ट का काम क्या है, टूल पोस्ट से समझ में आ रहा, पोस्ट मतलब टूल पोस्ट क्या है, ये बेसिकली आपके जो औजार है, कर्तन औजार है, उसको स्थिर रखता है। जो कर्तन औजार है उसको स्थिर रखने का काम क्या करता है, टूल पोस्ट करता है। तो अगला पॉइंट ये वाला हो गया, 9वां हो गया। ठीक है, टूल क्या चीज है, टूल आपका जो है वो कर्तन औजार है। ये अलग अलग सक्रियाओं के अनुसार जो है हम सेलेक्ट करते हैं। एवं एक जो प्रमुख और खास बात, हमेशा टूल कार्यखंड से कठोर उपयोग में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कार्यखंड आपका माइल्ड स्टील है तो आप उसमें औजार क्या यूज कर सकते हैं, हाई स्पीड स्टील यूज कर सकते हैं, कार्बाइड यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो आप डायमंड भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका 10वां था। इसके बाद आते हैं हम चक पे, 11वां पार्ट हमारा। चक क्या है, चक सामान्यतः जो है अलग अलग शेप और साइज के आते हैं और इसके साथ साथ अलग अलग प्रकारों के भी आते हैं। चक बेसिकली जो है वो है कार्यग्राही युक्ति, सक्रिया के समय एवं सक्रिया के समय कार्यखंड को जो जकड़े रहते हैं एवं पकड़ने का जिनका काम होता है उनको हम कार्यग्राही युक्ति कहते हैं, और उसी का एक प्रकार है चक। ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली मैंने 3 जॉ चक बनाया हुआ है, 1 जॉ, 2 जॉ, 3 जॉ, जिसको हम हिंदी में जबड़ा भी कहते हैं। एवं ये जो स्क्रू है इसको घुमाने पर तीनों जबड़े जो है वो सेंटर पे आते हैं और कार्यखंड को पकड़ लेते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, एवं जब सक्रिया होती है तो जो कंपन उत्पन्न होता है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं एवं सक्रिया के समय कार्यखंड की जो स्थिति है उसको स्थिर रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो था ये जॉ है, इसको रहने दीजिए, ये पार्ट होता है। इसके बाद एक और पार्ट आप लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पिंडल। स्पिंडल क्या चीज है, देखिए जब कभी भी हमें शक्ति स्रोत यानी कि मोटर से हमें जो शक्ति प्राप्त होती है उसको हम डायरेक्ट जॉ में नहीं भेजते हैं या डायरेक्ट चक में नहीं भेजते हैं। उसको भेजने का तरीका क्या होता है कि मोटर से पहले हम जो शक्ति है उसको मेन पुली में भेजते हैं, मेन पुली से गियर यंत्रावलियों के द्वारा शक्ति पारेक्षित या पावर का ट्रांसमिशन होता है। ये पावर का ट्रांसमिशन जो है जिससे हमारा आरपीएम उत्पन्न होगा या आरपीएम स्थित होगा वो निर्भर करता है कि कार्यखंड हमारा किस प्रकार, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो उसको हम जो भी हमारा शक्ति पारेक्षित हुई है
गियरों की सहायता से उसको हम भेजते हैं स्पिंडल में। तो मेन पावर सोर्स से मेन पुली से गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स से स्पिंडल में पावर का स्थानांतरण होता है। तो 4 स्टेप में बेसिकली शक्ति का पारेषण होता है। मोटर से मेन पुली से गियर बॉक्स से स्पिंडल से फिर अगर आप औजारग्राही युक्ति कोई भी हो सकती, चक हो सकती है एंड सो ऑन, बहुत सारी होती हैं। तो ये जो है स्पिंडल भी इसका एक मेन पार्ट होता है। अब एक लास्ट जो है, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, वो है 13वां पॉइंट 13, लीड स्क्रू। देखो बेटा, लीड स्क्रू क्या होता है, लीड का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। लीड का मतलब ये होता है कि आप लोग जानते होंगे नट और बोल्ट के बारे में। तो एक रोटेशन या एक आरपीएम में नट बोल्ट में जितना आगे बढ़ता है उसको हम लीड कहते हैं। जरा मैं फिर से ये परिभाषा रिपीट कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक जो बोल्ट नट है, बोल्ट में एक रोटेशन घूमने पे जितना आगे बढ़ेगा उसको हम लीड कहते हैं। और वही नियमावली हमारी लीड स्क्रू पे लगती है, जिस पे अलग अलग थ्रेड कटे हुए होते हैं। और इसके साथ यहां कैरिएज में पीछे के तरफ एक गियर लगा हुआ रहता है, जो कि कैरिएज को मूवमेंट कराता है एक निश्चित आरपीएम पे मूव कराएगा एक निश्चित आरपीएम पे मूव कराता है, जिसका उपयोग चूड़ी काटने में किया जाता है। तो लीड स्क्रू का उपयोग क्या होता है, लीड स्क्रू का उपयोग होता है चूड़ी काटने पे। और लीड का मतलब क्या होता है, लीड का सीधा सिद्धांत यही है कि एक रोटेशन करने में नट को जितना बोल्ट में आगे मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। तो आज की क्लास के लिए मेन जो था लेथ मशीन एवं उसके जो मैंने अभी आपको 12-13 पार्ट समझाए हैं, ठीक है ना, उनको आप ऑब्जर्व कीजिए, उनको आप पेपर में ये फिगर बनाइए, ठीक है। फिगर बना करके आप एकदम उनके 10 पार्ट लिखिए और 5 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज और ये बता दूं, कभी कभी क्या होता है, मैंने ये चीजें थोड़ा एक्सप्लेन में क्यों बताई, कभी कभी क्या होता है पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो 10 नंबर का आता है एक क्वेश्चन। मतलब कि ऑप्शन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा या 3 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन करना आपको एक ही होगा 10 नंबर में। उसमें क्या कहता है कि लेथ मशीन का फिगर बनाइए एवं किन्हीं भी 5 पार्टों के नाम सहित उनका कार्य लिख दीजिए। 5 कोई भी पार्ट लिख दीजिए, जैसे लेग लिख लीजिए, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिएज हो गया, टूल पोस्ट हो गया, 5 लिखिए और उनका कार्य लिख लीजिए, 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो ये बेसिकली जो है आपका जो मॉड्यूल 1 में जो लेथ मशीन का स्ट्रक्चर और मेन बहुत इंपॉर्टेंट था वो आज हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके नोट्स आपको वहां पे डेली पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है, थैंक यू।